हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर पेपर 2 फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिहेवियरल स्कूल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द बिहेवियरल स्कूल। Behavioral management theory was developed in response to the need to account for employee behavior and motivation. The shift moved management from a production orientation, classical leadership theory, to a leadership style focused on for the workers human need for work related satisfaction and good working conditions. The behavioral science approach developed as a natural evolution from the Hawthorne experiment. The behavioral science approach applies the knowledge of the behavioral science, psychology, sociology, and anthropology to maintain people. इसमें ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो बिहेवियरल स्कूल है वहाँ पे हम ह्यूमन के बिहेवियर एंड उसके मोटिवेशन की बात करते हैं कि सपोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ worker is working in a proper condition, like where he's not getting proper infrastructure, or not getting good salary, not getting good working environment. सो वहाँ पे एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर होगा, उसका क्या मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट motivation also plays an important role in an organization to the employees. So employees का motivation level क्या है, उसको उसके मैनेजर्स कितना मोटिवेट करते हैं, कितना इंकरेज करते हैं, सैलरी सेटिस्फैक्शन क्या है. ऑब्वियसली अगर आपका गुड सैलरी ऑफ अमाउंट इफ यू आर गेटिंग, देन यू विल बी मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर जॉब. सो उसके बेसिस पर एम्प्लॉयज का क्या बिहेवियर होता है, उनकी मोटिवेशन का लेवल क्या होता है, that all things are mentioned in the behavioral school. So we'll study about the behavioral school. So यहाँ पर दिया गया है behavioral science approach to develop as a natural evolution from the Hawthorne experiment. और यहाँ पर actually Hawthorne experiment is developed by Elton Mayo. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो ये जानना चाहते थे कि अगर हम एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशन में कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या उसका प्रोडक्शन भी चेंज होता है, क्या वो चेंजेस लाइक सपोज अगर उसको गुड क्वालिटी ऑफ लाइटिंग फैसिलिटी दी जा रही है, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, खाने पीने की अच्छी से व्यवस्था की जा रही है, प्रॉपर ब्रेक्स दिए जा रहे हैं, तो क्या एम्प्लॉयज़ के प्रोडक्शन में, उनकी प्रोडक्टिविटी में कुछ चेंजेस होते हैं, क्या कुछ चेंजेस होगा उसमें. तो यहाँ पर जो एल्टन मयो हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बिहेवियरल पे, उनके एम्प्लॉयज का क्या बिहेवियर होगा, उनका क्या बिहेवियर है, उनका क्या मोटिवेशन है, देन ही डिसाइडेड टू डू हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट. सो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में मैं आपको आगे बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या और कैसे कैसे तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को किया और उसका आउटपुट क्या निकला. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी Elton Mayo's contribution came as a part of Hawthorne studies, a series of experiments that rigorously applied classical management theory only to reveal its shortcomings. The Hawthorne study held in Chicago from 1924 to 1932. The study conducted by engineers seeking to determine the relationship of lighting level to worker productivity. Surprisingly enough, they recovered that worker productivity increased as the lighting levels decreased. That is until the employees were unable to see what they were doing, after which performance naturally declined, right? So यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने हाथोन एक्सपेरिमेंट किया था एल्टन मयो ने, उसमें इन्होंने ये देखा था, जस्ट अ सेकेंड, उन्होंने ये पहले देखा कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी वर्कर है जो काम करते हैं, अगर उनकी कंडीशंस में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो उसका क्या आउटपुट निकल के आता है. तो व्हाट ही डिड, उन्होंने पहले तो मैं आपको बता दूं कि हॉथर्न स्टडी कब स्टार्ट हुई थी. ये शिकागो में स्टार्ट किया था उन्होंने
और उसका जो टाइम पीरियड था इस स्टडी का वो था 1924 टू 1932। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हाथॉर्न स्टडी वाज द टाइम पीरियड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ हाथॉर्न स्टडी वाज। तो आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आपको उस टाइम याद रहेगा, तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन दैट वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था हाथॉर्न वो शिकागो में हुआ था। एंड उसका जो टाइम पीरियड था वो 1924 टू 1932 था, राइट। सो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इम्प्लॉयज के वर्किंग कंडीशन में चेंजेस लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रॉपर अच्छी से उनको लगा कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जब जो हमारा वर्किंग कंडीशन जो सपोज किसी फैक्ट्री में कोई इम्प्लॉय काम कर रहा है, सो उन्होंने जस्ट अ सेकेंड। सो एल्टन मेयो ने जो हाउथन स्टडी निकाली थी उसमें उन्होंने ये देखा कि अगर लाइटिंग फैसिलिटी बढ़ा दी जाए वर्कर्स की तो क्या उनकी प्रोडक्टिविटी में कुछ चेंजेस आते हैं। देन व्हाट ही डिड, उन्होंने प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट अच्छे से कर दिया जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने प्रॉपर फैसिलिटी ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो लाइटिंग की वजह से, उन्होंने ये भी करके देख लिया। एंड देन उन्होंने प्रोडक्टिविटी लाइटिंग की फैसिलिटी को कम करके भी देख लिया, जो लाइटिंग से कम करके देख लिया उन्होंने, और ऐसे उन्होंने वो करते रहे। पर बट उन्होंने लास्ट में ये देखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इवन प्रोडक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। लाइटिंग की फैसिलिटी जब पहले कम थी तब भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा था, उतना ही आउटपुट निकल के आ रहा था। एंड अभी जब लाइटिंग की फैसिलिटी प्रॉपर है तभी भी वर्कर्स उतना ही काम करके दे रहे हैं। इट मीन्स कि देयर इज नो चेंजेस इन लाइटिंग फैसिलिटी। इट मीन्स कि तो वहां पे क्या है कि इम्प्लॉयज का बिहेवियर क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है। इट इज द मोटिवेशन इज नॉट लाइटिंग फैसिलिटी, इज समथिंग समथिंग एल्स। तो ऑब्वियसली उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया एंड लास्ट में ही कंक्लूडेड द idea that concluded with the idea that this Hawthorne experiment is not going well. सो उन्होंने वहीं पर उसको बंद कर दिया और ये सक्सेसफुल नहीं रहा। हाथन स्टडी में इन्होंने जो ये लाइटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी ये सक्सेसफुल नहीं रहा। अगेन आफ्टर फ्यू इयर्स उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट निकाला जिसमें उन्होंने हार्वर्ड रिसर्चर्स के साथ एंड विद एफ जे रोथलिसबर्गर के साथ एक अगेन एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट का नाम था बैंक वायरिंग रूम। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ वुमेन्स को इकट्ठा करके जो फैक्ट्री में काम कर रही थी उन्होंने अच्छी सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, राइट। जस्ट लाइक they gave the women special privilege such as the right to leave their workstations without permission, take rest periods, enjoy free lunches, and have variation in pay levels and work days. This experiment also resulted in significantly increased rates of productivity. तो उन्होंने ये देखा कि जब हमने बैंक वायरिंग रूम में पर्टिकुलर वुमेन्स को अलग अलग सैलरी वेज पे रखा है, मतलब सेम ऑब्वियसली काम एक था लेकिन उनके वेजेस डिफरेंट डिफरेंट थे। उन्होंने अलग अलग वेज पे, कुछ को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को मॉडरेट लेवल पे वेजेस प्रोवाइड किए। स्पेशल फैसिलिटीज़ दी, बिना परमिशन के आप काम कर रहे हो, बिना परमिशन के आप काम से बाहर भी जा सकते हो, आप लंच ब्रेक्स ले सकते हो, इवन यू कैन एंजॉय द मील, यू कैन एंजॉय द लंचेस। तो उन्होंने जब देखा कि इतनी सारी वेरिएशन के बाद भी प्रोडक्टिविटी वही है, सारे वुमेन्स का जो एक प्रोडक्टिविटी थी वो सेम थी, even though he has given the facilities, he has he had variation in the facilities, even though he got the same result. So he find it out that ये यहाँ पे जो एम्प्लॉय का मोटिवेशन है वो ये नहीं कुछ और है। तो अगेन ये एक्सपेरिमेंट भी उनका फेल हो गया। सो दिस इज हाउ ही डेवलप्ड दिस आइडिया हाउथन एक्सपेरिमेंट, एंड इन दिस हाउथन एक्सपेरिमेंट ही डिड these all things. अब हम बात करेंगे अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी की। तो उन्होंने जो बात किया है, उन्होंने 5 मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे उनकी हिरार्की, उनके मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी में, विच आर ए प्रैक्टिसाइजिंग साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे बात करें ऑथर की, ए प्रैक्टिसाइजिंग साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड नीड थ्योरीज, ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन
Based upon a consideration on human need, his theory of human needs had three assumptions. फर्स्ट वन इज ह्यूमन नीड्स आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड. वो कहते हैं कि जो ह्यूमन की नीड है, जो उसकी आवश्यकताएं, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती. दैट दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एवर. ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड इज मोटिवेटेड बाय द नीड फॉर सेटिस्फैक्शन. वो कह रहे हैं कि जो उनका जो बिहेवियर होगा, उसके उसके पीछे एक पर्पस होता है कि उनको क्या चाहिए, क्या उनको मोटिवेट करेगा, क्या उनको सेटिस्फाई करेगा. दैट पर्पस इज डिसाइडेड, राइट. And third one is need can be classified according to a hierarchical structure of importance from the lowest to highest. Right? Needs can be classified according to a hierarchical structure of importance from the lowest to highest. तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी नीड होती है, पहले छोटी होती है, फिर बड़ी होती है, फिर उससे बड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है. तो दिस इज लोवेस्ट फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट. वो बढ़ती जाती है. जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में हम चीज़ें अचीव करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है कि हमें अब ये चाहिए, हमें ये चाहिए. अभी एक घर खरीद लिया तो गाड़ी खरीदना, और गाड़ी खरीद लिया तो उसमें और अच्छी लग्जरियस गाड़ी खरीदना है, देन और कुछ करना है. तो नीड्स आर नेवर सेटिस्फाइड, right? So Maslow divided hierarchy of needs into 5 specific areas. First one is physiological need. Maslow grouped all physical needs necessary for maintaining basic human well-being, such as food and drink, into this category. After the need is satisfied, however, it is no longer a motivation. उनके कहने का ये मतलब होता है कि जो एक फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है कि जो इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं, लाइक उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको एक लाइफ सर्वाइव करने के लिए एक नॉर्मल कंडीशन चाहिए जहाँ पे वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से लीड कर पाए. अगर उसकी ये छोटी छोटी नीड्स सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो उसमें मोटिवेशन फिर नहीं रह जाता. उसको ये लगता है कि अब मेरे पास रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अब देयर इज नो मोटिवेशन एट ऑल. जैसे ही इंसान की छोटी छोटी नीड्स एंड जो भी उसकी डिजायर्ड नीड्स होती हैं पूरी होती हैं, तो उसके अंदर जो एक मोटिवेशन का लेवल होता है ना, वो खत्म हो जाता है. देयर इज नो मोर मोटिवेशन आफ्टर गेटिंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड. सेफ्टी नीड्स, जो दूसरे लेवल का उनका नीड है वो है सेफ्टी नीड्स. उन्होंने इसमें ये बताया है, दीज नीड्स इंक्लूड द नीड फॉर बेसिक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर. A normal state exists from an individual to have all these needs generally satisfied, otherwise they become primary motivators. सेफ्टी नीड्स में वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्सन को एक स्टेबिलिटी चाहिए, अपने सपोज जॉब में चाहिए स्टेबिलिटी, उसको एक प्रोटेक्शन चाहिए कि मेरी जॉब बची रहे, राइट. एक फ्रीडम चाहिए, उसको फियर नहीं चाहिए. ही शुड बी फ्री फ्रॉम द फियर कि उसकी जॉब चली ना जाए, इसका उसको फियर ना रहे. तो एक तरह से उसको एक लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योर्ड लाइफ जीना चाहता है. एक जो पर्सन होता है, वर्कर होता है, कोई भी पर्सन एन इंडिविजुअल, एंड स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर. इस तरह की उसकी जो एक नॉर्मल सी नीड्स होती है वो चाहिए होती है कि लाइफ में सेटिस्फाइड रहे, उसके पास ज़रूरत की चीज़ें रहें, और उसके पास किसी तरह का डर ना हो कि उसकी जॉब चली जाएगी तो उसकी लाइफ का क्या होगा. उसकी लाइफ में प्रोटेक्शन होना चाहिए. दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन सेफ्टी नीड्स. थर्ड वन इज बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, जहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ को एक केयर की ज़रूरत होती है. उसको चाहिए कि उसको सोशल नीड्स की भी ज़रूरत है, लाइक सोशली वो कनेक्टेड रहना चाहता है, लोगों से उसको अफेक्शन मिले, वो अफेक्शन दे. तो इस तरह की भी नीड्स होती हैं पर्सन की एक लेवल पर, जहाँ पे उसको फैमिली चाहिए, ऑब्वियसली फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, जहाँ पे उसका एक सोशल लाइफ हो. ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. एस्टीम नीड में उन्होंने बात किया, एन इंडिविजुअल मस्ट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वांट्स टू अचीव स्टेटस, रेपुटेशन, फेम एंड ग्लोरी. वहां पे उसको स्टेटस चाहिए. आफ्टर ऑल दिस दैट पर्सन वांट्स स्टेटस, ग्लोरी,
fame, reputation. So that is called esteem needs. And for last one is self actualization, assuming that all the previous need is hierarchy are satisfied and individual feels a need to find himself, जहाँ पर वो अपने बारे में जानना चाहता है कि आफ्टर मैंने ये सब चीजें तो अचीव कर ली, लेकिन एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, मेरी और क्या नीड है, मैं कहाँ पर होना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, दैट ही फील्स ही वांट्स टू फाइंड इट आउट दैट व्हाट इज माय बेसिक रिक्वायरमेंट, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। सो वो अपने आप को अपने चॉइस को अपने व्हाट सो एवर ही वांट्स टू डू, ही वांट्स टू फाइंड इट आउट। तो वहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है, जिसमें मैस्लो ने एक रिस्पेक्टिवली 5 स्टेप्स में बताया कि किस लेवल पे क्या नीड होती है एक ह्यूमन बीइंग की, ही क्लासिफाइड, ही कैटेगराइज्ड। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे मैं आपको आगे का लेक्चर लूँगी जिसमें आपको डगलस मैकग्रेगर के बारे में बात करेंगे। एंड तब तक आप वेट करिए। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड आपको लगता है कि कहीं पे भी सुधार की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ डू लेट मी नो। I'll look after that. And thank you so much for watching this video, and keep liking, keep sharing and subscribing my channel. Thank you so much.